संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जबकि हम सभी लोग प्रातः स्मरणीय देश के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, सुकवि, लेखक और संपूर्ण मालवा भूमि के रत्न बालकृष्ण शर्मा नवीन की स्मृति को नमन करते हैं, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा नवीन यदि नहीं होते तो भारत की आज़ादी का सपना, सांस्कृतिक दृष्टि से आज़ादी का सपना, भारत का नए स्वरूप में उठना बहुत दूर होता। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं, महाविद्यालय का नाम है उनके नाम से जुड़ा हुआ। किंतु ये बात बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि इस देश में अलग अलग समय पर राजनेताओं ने, अलग अलग समाज के मूर्धन्य व्यक्तित्वों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल यात्राएं की, लेकिन पूरी दुनिया में बालकृष्ण शर्मा नवीन के स्तर का कोई दूसरा कवि लेखक नहीं हुआ जिसने आज़ादी के लिए इतनी लंबी यात्रा, इतनी बार यात्रा की उन्होंने जितनी किसी राजनेता ने भी नहीं की हो। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की विशेषता। आप यदि उनका जेल यात्रा का पूरा विवरण उठाएंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े राजनेताओं ने, बड़े बड़े समाज के कार्यकर्ताओं ने, और दुनिया में कहीं भी उठा लीजिए, एक कवि और लेखक ने जितनी यात्रा की है, पत्रकार ने जितनी यात्रा की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के रूप में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देता। अतः हमें गौरव होना चाहिए कि हम उस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिस महाविद्यालय का नामकरण बयाना, जो कि पास में ही है इसी शाजापुर जिले में, वहाँ पर जन्म बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम पर हुआ है। यह जो महाविद्यालय है यह न केवल शाजापुर जिला वरन यहाँ से लेकर के और उमटवाड़ तक का इलाके में चले जाएं आप लोग, एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर जो हिंदी विभाग है, मेरे सुशिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों ही DL मालवीय जी बैठे हुए हैं, इरफान चौहान बैठे हुए हैं, यहाँ पर शोधार्थी हमारी कर्मड़ा यहाँ पर बैठी हुई है, अभी महाविद्यालय के प्राचार्य विभूति जी भी हमारे बीच में थे। तो यह जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और मालवी भाषा, साहित्य और संस्कृति के आयाम, तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है बहुत समृद्ध है। नई ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। पूरी दुनिया में यह उद्घोष करने वाला देश भारत ही हुआ है, जहाँ पर यह कहा गया कि ज्ञान से बढ़कर के पवित्र कोई वस्तु नहीं है पूरी दुनिया में। यदि हम आप लोग इस देश में, समाज में जो कुछ भी कार्य संभव कर पा रहे हैं वो ज्ञान के कारण कर पा रहे हैं। यदि ज्ञान नहीं होता तो भारत विश्व गुरु नहीं कहलाता। यदि ज्ञान नहीं होता तो संपूर्ण भारतीय चिंतन का योगदान जो विश्व फलक पर आज प्रतिष्ठित है, निश्चित तौर पर वह उतना महत्वपूर्ण रूप में नहीं होता। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब ज्ञान की इतनी समृद्ध परंपरा हमारी रही है, उसके साथ हम लोग निरंतरता क्यों नहीं रख पाए? क्यों हमें आज के समय में फिर से याद दिलाना पड़ता है कि भारत ज्ञान की भूमि है, भारत जो है विद्या की भूमि है, और यहाँ से अनेकानेक सिद्धांत, अनेक विचार, अनेक मान्यताएं, चिंतन के विभिन्न आयाम दुनिया के तमाम देशों तक पहुँचे, लेकिन धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल होते चले गए। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा समय के अंतराल में होता है कि हमारी दृष्टि जो है वह पश्चिम की तरफ हो जाती है, पश्चिम की तरफ अभिमुख हो जाते हैं। हम अपनी मूल जो जड़ें हैं, हमारी जो मूल संवेदनाएं हैं, मूल जो अनुभव हैं, मूल जो ज्ञान निधि है, उससे हम लोग दूर हो जाते हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि हम ज्ञान और अनुभव के स्तर पर न केवल समृद्ध हो, वरन हम प्रयास करें कि नए समय के साथ उनको जोड़ें। जैसे अभी लोक संस्कृति की बात चल रही है, लोक साहित्य की बात चल रही है, तो जिस अंचल के हम लोग सभी
रहवासी है, ये मालवा कहलाता है। और मालवा जो है वो अभी से नहीं, अनेक शताब्दियों से, और ये कहूँ कि अनेक सहस्राब्दियों से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ता आया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, महाकवि कालिदास ने अपनी कृतियों में मालवा की चर्चा की, अवंती क्षेत्र की चर्चा की, और निरंतर इस बात को रेखांकित किया है कि यहाँ की जलवायु, यहाँ का परिवेश, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के लोगों का जीवन व्यवहार अत्यंत उत्तम है। यहाँ की भाषा बहुत मनोहारी है, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया वृक्ष अनंत सुनीर बहंत मालव देश भलो सभी। यानी यह बहुत सारे वृक्षों से आच्छादित है। सुनीर बहंत, यहाँ पर निर्मल जल जो है वो निरंतर बहता रहता है, और इसीलिए कहा गया मालव देश भलो सभी। पूरी दुनिया में मालवा से अच्छा सुंदर मनोहारी क्षेत्र नहीं है। यह भाव हमारे रचनाकारों ने व्यक्त किया। इसी प्रकार यदि इसके भूगोल की हम लोग बात करें तो 3 बड़ी नदियां हैं, उनसे घिरा हुआ भूभाग मालवा कहलाता है। इत चंबल उत बेतवा मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशी है नर्मदा यह पूरी पहचान। यानी एक तरफ आप देखेंगे तो चंबल नदी है, दूसरी तरफ देखेंगे तो बेतवा नदी है, और जो दक्षिण दिशा है, जब लोग दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहाँ पर नर्मदा नदी है। तो चंबल, बेतवा और नर्मदा, इन तीनों नदियों से घिरा हुआ जो बृहद भूभाग है, यह मालवा के नाम से जाना जाता है। मालवा जो है वो 22 जिले हैं जो मालवा के अंतर्गत गिनती किए जाते हैं। यह जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मध्य और पश्चिमी भाग है। यह जो क्षेत्र है राजस्थान का पूर्वी भाग है। यह जो क्षेत्र है वो गुजरात का पूर्वी भाग है। और उधर चले जाए तो महाराष्ट्र के निकट तक का जो इलाका, जिसको हम लोग निमाड़ के नाम से जानते हैं, वहाँ तक मालवी की जो सुषमा है, मालवी का जो महत्व है, वो वहाँ तक फैलता हुआ हमें दिखाई देता है। अतः हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि अलग अलग भूभागों में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि 22 जिलों में मालवी मनोहारी जो बोली है उसका निरंतर उपयोग करते हैं, जीवन शैली उनकी मालवी है, उनका ज्ञान का जो स्वरूप है वो मालवा से जुड़ा हुआ है, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जो विषय है जिसमें संकेत दिया गया कि हमारी भारतीय जो ज्ञान संपदा है उसका हमारे लोक और जनजातीय संस्कृति से, साहित्य से क्या संबंध है। तो आप सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का स्पंदन होता है। संस्कृति जो है वह रूपायित होती है लोगों के व्यवहार से, उनकी बोली बानी से, उनके जीवन मूल्यों से, उनके जीवन व्यवहार से। तो मालवा की जो लोक संस्कृति है, मालवा का जो लोक साहित्य है, यह बहुत ही विपुल है। हमारी जो ज्ञान संपदा है वो अक्षय है। तो मालवा की संस्कृति, मालवा के रीति रिवाज, मालवा का ज्ञान का अनुभव, ये सब मिलकर के भारत की ज्ञान संपदा को समृद्ध करते हैं। अतः हमें देखना होगा कि विभिन्न रचनाकारों ने, और उसके भी पहले ये पुस्तक है मालवी लोक साहित्य, इसमें आपको देखने को मिलेगा, जब कभी आपके लाइब्रेरी अन्य माध्यमों से आपको प्राप्त होगी, इसमें पूरे मालवा की लोक साहित्य का निचोड़ है। मालवा में स्थान स्थान पर कथा वार्ता की परंपरा रही, बरसाती वार्ता की परंपरा रही। मालवा में जो है समय समय पर गाए जाने वाले गीत हैं, अवसरों से जुड़े हुए गीत हैं, विशिष्ट प्रकार के तीर्थ से जब व्यक्ति लौटता है उसके अपने गीत हैं, तीर्थ पे जाने के अपने गीत हैं, प्रभाती के अपने गीत हैं। इसी प्रकार लोक गाथाएं हैं, जैसे हीड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि शाहजहांपुर का जो निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ की विशेषता है हीड़। इसी प्रकार तुर्रा कलंगी की परंपरा है, माच की परंपरा है, हमारे यहाँ की लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, पहेलियाँ हैं, इन सब का एक तरह से कोश ये तैयार किया गया है भारत शासन के द्वारा। और मुझे सौभाग्य मिला है कि इसमें इसका संपादन करने के साथ साथ मालवा के गीतों को, कथाओं को, गाथाओं को, पहेलियों, मुहावरों, लोकोक्तियों को
नाट्य रूप जो है हमारा मालवा का प्रतिनिधि रूप है माच, इन सबको मूल रूप में लाने के साथ साथ उनका अनुवाद भी इसमें प्रस्तुत कर दिया गया। यह पुस्तक केवल मालवा के लोगों के लिए नहीं वरन देश के तमाम हिस्सों के लोग और दुनिया के भी लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इससे मालवा के बारे में जान सकते हैं। यह जो संपदा है लोक साहित्य की, हमें प्रयास करना होगा, हम जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हम लोग ध्यान दें। अभी से 30 साल 40 साल पहले की स्थिति यह थी, हमारे पास मनोरंजन के पारस्परिक विचार विनिमय के साधन सीमित हुआ करते थे। उसका सुपरिणाम यह होता था कि हमारे बुजुर्ग लोग जो सदियों से कंठानुकंठ गीतों को, कथाओं को, वार्ताओं को याद करते करते आप तक लाते थे। आप लोग उसको सुनते थे, सुन करके फिर आप अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की स्थिति में आते थे। अभी स्थितियाँ बहुत जटिल हो गई। वो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों ने उनको विस्तृत करना प्रारंभ कर दिया। हमारे पास अवकाश नहीं है कि हम बुजुर्गों के पास बैठें। यदि आप स्वयं अपने परिवार के बुजुर्गों के पास बैठेंगे, अपने आसपास के उन अनुभवी लोगों के साथ बैठेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मालवा में अलग अलग प्रकार की कथाओं का खजाना है, वार्ताओं का खजाना है, गाथाओं का खजाना है, गीतों का खजाना है। दिक्कत ये हो गई है कि पीढ़ियों के बीच में अंतराल खड़ा हो। पुराने समय में अलग अलग उम्र के लोग एक साथ बैठते थे, कई गांव की चौपाल पर बैठते थे, कई मंदिरों में बैठते थे। अभी समस्या ये हो गई कि सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल आ गया, सब अपनी अपनी दुनिया में खो गए। मोबाइल ने ज्ञान के क्षेत्र में आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ दी होंगी, लेकिन एक बड़ा खामियाजा हम सबको झेलना पड़ रहा है कि इसने हर व्यक्ति को अकेला कर दिया। आज के समय में लोगों के पास अपनी बात को व्यक्त करने के लिए अवसर कम होते चले जा रहे हैं। पहले ये होता था कि व्यक्ति माता पिता से, भाई बहन से, इन लोगों से संकोच करता था तो बुजुर्गों से, और संकोच करता था तो पड़ोसी से, किसी परिवारजन से अपनी बात कह देता था। अब उसके पास कहने के लिए न समय है और न छूट है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने सामाजिक व्यवहार के बीच में एक इस प्रकार का डिवाइस ला करके खड़ा कर दिया जिसने हम सबको अकेला कर दिया। इस अकेलेपन की स्थिति को यदि तोड़ना है तो हमें लोक साहित्य के खजाने की तरफ जाना होगा। हमें कथा, वार्ता, गीत आदि विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ना होगा। हमें व्रत, पर्व, उत्सव के गीतों से जुड़ना होगा। हमें विवाह संस्कार से जुड़े हुए गीतों से जुड़ना होगा। जन्म से जुड़े हुए जो गीत हैं उनको हमें सुनना होगा। और आप देखिए कि हर समय के गीत हैं, यानी जब शोक का समय है तो शोक को भी लाइव पूर्ण ढंग से व्यक्त करते हैं हमारे यहाँ पर लोग। यानी स्वर्ग गमन हो गया है किसी व्यक्ति का, तो जो गीत गाए जा रहे हैं उसके अंदर उस प्रकार की भावधारा को व्यक्त किया जा रहा है कि हे हंसा, तुम जो है अब उस दिशा में चले गए हो जहाँ से कोई लौट करके नहीं आता। तो हमने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को निरूपित करने के लिए मृत्यु संस्कार के साथ भी गीतों को जोड़ दिया। हंसा गीत होते हैं। इसी प्रकार के जो है विशेष प्रकार के जो गीत हैं वो निर्गुणी भजन होते हैं। कबीर की वाणी गूंजती है, कई संत रविदास की वाणी गूंजती है, और उनसे प्रेरणा लेने वाले कवि जो हैं, गीतकार जो हैं, वो समय समय पर गीतों को जोड़ते चले गए। तो आज बड़ी संख्या में मालवा में निर्गुणी गीत भी प्रचलित है, नागपंथी गीत प्रचलित है। ये जो सारे के सारे गीत हैं, कथाएं हैं, ये एक तरह से हमारे जीवन की जड़ता को तोड़ते हैं, हमारे जीवन की एक रस्ता को तोड़ते हैं। इनमें अनुभव का खजाना है, इनमें ज्ञान की निधि है। इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियों की चर्चा है जिनको हम भूल चुके हैं। हमारे बहुत सारे ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन हमारे गीतों में उनको दर्ज किया गया। बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं जिनको धारण किया जाता रहा। संकट ये हो गया कि धीरे धीरे हमने उन आभूषणों की महत्ता को खो दिया, जबकि वो आभूषण केवल श्रृंगार के लिए नहीं थे, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए थे। वे आवश्यकता पड़ने पर काम में आने की वस्तुएं थी। अभी
बंजारों के साथ में मेरी चर्चा हो रही थी। बंजारा समुदाय से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, आप देखते हैं उनका पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक आभूषण और जो वस्त्र भी जो पहन धारण करते हैं उसके अंदर जगह जगह चमकीले जो है वो उसमें कांच लगे होते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लगी होती हैं। तो सहज प्रश्न आप सभी के मन में आता है कि समय के प्रवाह में अब तो चीजें बदल रही हैं, अभी भी वो महिलाएं उनको क्यों धारण करती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो महिला का एक जवाब था कि अभी औपचारिक स्तर पे महिलाएं जो धीरे धीरे कम से कम सामग्री का उपयोग कर रही है, आभूषण कम कर दिए, वस्त्र विन्यास भी बहुत सीमित कर दिया और पश्चिम की तरफ जा रही है। इतना वजन उनके शरीर पर रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यदि उसकी तुला पर तोले तो पता लगेगा कि 20-20, 25-25 किलो के वस्त्र आभूषण उन्होंने धारण किया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो चमकीले प्रकार की जो वस्तुएं उन्होंने लगाई हुई है, क्यों? उसमें दर्पण क्यों लगाए हुए, उसमें मोती क्यों लगाए हुए? तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को वनों में जाना पड़ता था। अब तो धीरे धीरे स्थितियां बदल गई, लेकिन आप जानते हैं कि बंजारे जो है वो एक जगह से चलते थे, एक स्थान की सामग्री को इकट्ठा करते थे, दूसरी जगह जाकर उसको बेचते थे, दूसरी जगह से फिर कुछ सामान लाते थे, फिर आगे जाते थे, वहाँ पर बेचते थे। और पता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए? वे भारत के गुजरात, राजस्थान, मालवा से चलते चलते स्कैंडिनेवियन देशों तक चले, यानी स्वीडन, डेनमार्क तक चले गए, नॉर्वे तक चले गए, वो चले गए उधर रूस तक, वो चले गए इधर बलूचिस्तान से होते हुए अरब तक, और आगे चले जाए तो रोमानिया और यूनान तक वो चले गए। काम केवल इनका यह था वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनिमय के लिए ले जाना। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजों ने जब अपनी नए प्रकार की पद्धति और व्यापार की प्रणाली विकसित की, उन्होंने सबसे ज्यादा इन लोगों के साथ अत्याचार किया, उनकी व्यवस्थाओं को भंग किया। उन्होंने रेलें जरूर चला दी, रेलों के माध्यम से आवागमन सुगम कर दिया, लेकिन इनके जो कार्य थे वो संकट में आए। तो वो बताते हैं कि उनको समय समय पर जंगल में जाना रहता था, कभी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, कभी गोंद इकट्ठा करने के लिए, विभिन्न प्रकार की वनौषधियों को इकट्ठा करने के लिए। जंगल में जो भी पशु आता है वो प्रयास करता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ आया है उसको वो खा जाए, लेकिन जब शरीर के ऊपर इतने सारे कांच होंगे तो उस पर सूर्य का जो प्रकाश है वो जब परावर्तित होगा, उनकी आंखों में एकदम तेज चमक आएगी और वो वहाँ से जानवर, पशु भाग जाते हैं। उनको लगता था कि ये क्या अजीबोगरीब प्रकार का जीव यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञान भी था उसका, ज्ञान का अनुभव भी था और हमारी संस्कृति के संरक्षण का काम था। तो वे लोग आज भी उन वस्त्रों को धारण करते हैं, छोटे छोटे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ करके और वो गुदड़ी बना लेते, वस्त्र बना लेते हैं। यानी हमारे जीवन में कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है, इस विशेष बात का ध्यान जो है बंजारा समुदाय के लोग रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वह जितनी लिपिबद्ध है, जितनी पुस्तकों में निबद्ध है, उससे ज्यादा कंठानुकंठ परंपरा में जीवित है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कितनी औषधियों को जानते हैं जो आपके आसपास पैदा होते हैं, आपसे पूछा जाए आप कितने पेड़ों को जानते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितने प्रकार की चिड़ियाँ रहती हैं, कोई भी व्यक्ति 2, 4, 5, 10 से ज्यादा नहीं बता पाया। लेकिन हमारे जनजातीय बंधुओं को 7,000 से अधिक औषधियों का ज्ञान है। क्या हमने जानने की कोशिश की? हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारी जो दादी नानी है या उनके भी जो पूर्वज लोग रहे हैं, उनको सैकड़ों की संख्या में वनस्पतियों के नाम याद है, उनको वनौषधियों के नाम पता है। तो आप देखिए कि हमने क्या किया, हमने औपचारिक प्रकार की शिक्षा में आकर के कंठानुकंठ प्रवर्तमान लोक जनजातीय साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुभवों को हम लोगों ने खो दिया, उनकी निरीक्षण दृष्टि को खो दिया।
ज्ञान की अक्षय निधि को हम लोगों ने खो दिया। तो ये एक सर्वे हुआ कि हमारे पूर्वजों ने, दो बड़े नाम हैं, एक चरक है और एक सुश्रुत है। आप सभी जानते हैं कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इसमें औषधियों का पूरा ज्ञान इकट्ठा किया गया। लेकिन उसमें कितनी औषधियों की चर्चा है? उसमें 700-750 औषधियों की चर्चा। और हमारे जनजातीय बंधुओं को, जिनमें भील, भिलाला, सहरिया, बेगा, कोरकू, अबुझमाड़िया, कुड़ुक, उरांव, गारो, खासी, जयंतिया, ये जितने भी हमारे जनजातीय बंधु हैं, इनकी यदि वनौषधियों को यदि हम एकत्र करें, उनकी चर्चा करें, तो 7,500 से अधिक औषधियों का ज्ञान होता है। इसका मतलब है कि पुस्तकीय ज्ञान में 1/10 हिस्सा आया है, 9/10 जो हिस्सा है वो अभी भी कंठानुकट्ट परंपरा में। तो मैं यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों से यही आज कहना चाहूँगा कि वे जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं, वे अपनी डायरी, अपना जो रिकॉर्डिंग का आपके पास सिस्टम अब तो आ गया है मोबाइल, उसके माध्यम से गीतों को इकट्ठा करें, पहेलियों को इकट्ठा करें, कहावतों को इकट्ठा करें, वे कथाओं को इकट्ठा करें और उसके साथ साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में लोगों को अर्पित करें। यदि हमने यह अर्पित करने का कार्य बिना अर्जित किए प्रारंभ नहीं किया, तो आप मान करके चलें कि हम बहुत सारी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनसे वंचित होते चले जाएंगे। यहाँ पर ज्ञान निधि की बात अपन लोग कर रहे हैं। उस ज्ञान परंपरा से जुड़े हुई कुछ पहेलियां हैं जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप बुझाइए। जल भरी झाड़ी, जल भरी झाड़ी मारे सिराने पड़ी, जल भरी झाड़ी मारे सिराने पड़ी, सारी सारी रात वो तो तिर से मरी, सारी सारी रात वो तो तिर से मरी। इसका हम लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया है, जो नए लोग सभी ऐसे मालवी जानते नहीं जाने तो, जल से भरी झाड़ी मेरे सिराने पड़ी, सारी सारी रात में तो प्यासी मरी। बताओ इसका पहेली बुझाओ, क्या अर्थ है इसका? अरे इसका अर्थ है इत्र की शीशी। आप इत्र को सूंघ सकते हैं, इत्र को पी सकते हैं क्या? अब देखिए, हमारे पारंपरिक लोगों ने, वो एक वस्तु है, लेकिन वस्तु को आप पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि जल भरी झाड़ी मारे सिराने पड़ी, सारी सारी रात भूत तो तिर से, पूरी रात भी मेरे सिराने है लेकिन मैं पी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो इत्र की शीशी। इसी प्रकार जो थारो मामो पूज मारो मामो, जो थारो मामो पूज मारो मामो, पूज दादा ने दादी को मामो। अबे बताओ चंदा दीदी, नाम बताओ काको मामो। देखो शाबाश, दुनिया भर का एक ही मामा है, वो है चंदा मामा, और एक और मामा है, बताओ कौन? भील मामा। याद करो, व्यक्ति की बात नहीं, पूरा समुदाय मामा है। क्यों? भील को हम लोग क्या बोलते हैं? भील मामा। क्यों? क्योंकि हमने उससे अपनत्व स्थापित किया। वो हमारी जो माता जी है उनका भाई, और जो भाई होता है वो कर्तव्य निर्वाह करता है और रक्षा का काम करता है, रक्षा बंधन जो है वो निभाता है। 2 अक्षर को मारो नाम, करूं मैं तो नाक से काम। 2 अक्षर को मारो नाम, करूं मैं तो नाक से काम। कौन है जो नाक से काम करे? और 2 अक्षर को नाम है हाथी। बहुत बढ़िया, एक ने जवाब दिया हाथी, सही जवाब। तो कहने का मतलब यह है कि मैं केवल संकेत दे रहा हूं आपको कि इनके अंदर बूझने बुझाने की परिपाटी है, संसार को देखने का एक दृष्टिकोण है, सूक्ष्म लोक निरीक्षण दृष्टि है, और ये सारी की सारी वो बातें हैं जो हमारे आपके सबके जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। तो हमारी जो लोक साहित्य की विराट संपदा है वो हमें जीवन अनुभव से जोड़ती है, जीवन की संवेदनाओं से जोड़ती है, हमारे आसपास के ज्ञान विज्ञान से हमें जोड़ती है।
वो संकेत देती है कि हम प्रत्येक चीज पर ध्यान दें। चाय की चंचल, बोल की मीठी, लौंग को बेलड़ी, मसूर की टीकी। चाल की चंचल है, बोल की मीठी है, लौंग की बेल है, मसूर की बिंदी है। किसमें है ऐसा? ऐसा कोई ढूंढिए जो चाल का चंचल हो, बोल की मीठी हो, लौंग की बेल हो और मसूर की बिंदी हो। इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि हमने उस पक्षी को ऐसे देखा नहीं, हमने टिटहरी को नहीं देखा ठीक से। आप टिटहरी को देखेंगे जिसको हम टिटोरी कहते हैं, जो खेत के अंदर अंडे देती है, अगर उसका स्वरूप आप देखेंगे, उसका एक सुंदर रूप देखेंगे तो उसमें ये सब चीजें हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें समय का प्रभाव में लुप्त होती जा रही है, लेकिन लोक साहित्य में निबद्ध है। अंतिम प्रश्न के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। खड़खड़ बाजो बाजे, सर सर की गाय, बोलो ओ बूझण वाला, यो कुण उड़तो जाए। बताओ, खड़खड़ बाजो बाजे, सर सर की गाय, बोलो ओ बूझण वाला, वो कुण उड़तो जाए। हिंदी में है, ढम ढम बाजा बजता, सर सर के गाए, बोल बुझने वाले, यह कौन उड़ता जाए। पूरे दुनिया में आवाज करता हुआ, गुनगुनाता हुआ, हेलीकॉप्टर है, प्रकट करता हुआ, तो हेलीकॉप्टर, बादल। तो बादल जो है इसका एक सही उत्तर है। इस प्रकार की अनेकानेक जोवल है, पहेलियां हैं, परस्पर विचार विनिमय के लिए गीत हैं, कथाएं हैं, संदेश देने वाली कथाएं हैं, हमारे लोक नाट्य हैं। उनके साथ यदि हम जुड़ेंगे तो हम अक्षय भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ते हुए इस संसार को बहुत बेहतर संदेश देते हुए अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।